नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीएपीएस कार्यक्रम महोत्सव में प्रधानमंत्री का वर्चुअल माध्यम से संबोधन। कार्यकरों के सेवा भाव को सराहा, कहा हमारी संस्कृति में सेवा ही परम धर्म। चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र में बिखरी महाविकास अघाड़ी। सपा ने गठबंधन छोड़ने का किया ऐलान। अघाड़ी ने विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान किया वॉकआउट। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर छिड़ा घमासान। ममता बनर्जी के बाद दूसरे घटक दलों ने भी राहुल और कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल। ममता ने कमान थामने की जताई इच्छा। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, कहा वोट बैंक की खातिर आलाप रहे हैं। संभल का राग, बांग्लादेशी दलितों को लेकर चुप्पी पर भी सवाल। टीबी के खिलाफ निर्णायक जंग, 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने टीबी के खिलाफ देश की बहुआयामी लड़ाई को किया रेखांकित। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस कार्यकर सुवर्ण महोत्सव को संबोधित किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बीएपीएस के लाखों कार्यकरों के सेवा भाव की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य कठिन परिस्थिति, इन कार्यकरों ने हमेशा परिवार भाव से सेवा की है। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव भगवान स्वामीनारायण की मानवीय शिक्षाओं का उत्सव है। ये सेवा के उन दशकों की गौरव गाथा है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाप के सेवा अभियानों को इतने करीब से देखा है। मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिला है। भूज में भूकंप से हुई तबाही के बाद के हालात हो, नरनारायण नगर गांव का पुनर्निर्माण हो, चाहे केरला की बाढ़ हो या उत्तराखंड में भूस्खलन की पीड़ा हो, या फिर हाल ही में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की आपदा, हमारे कार्यकर साथी हर जगह परिवार भाव से खड़े होते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के नागरिकों की सुरक्षित निकासी के अभियान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस समय कार्यकरों ने पोलैंड पहुंचने वालों की बहुत सहायता की थी। विश्व के 28 देशों में भगवान स्वामीनारायण के 1800 मंदिर, दुनिया भर में 21,000 से ज्यादा आध्यात्मिक केंद्र, सेवा के अलग अलग प्रकल्पों का काम, दुनिया जब ये देखती है तो वो इसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के दर्शन करती है। ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति के केंद्र है। कोई भी व्यक्ति जब इनसे जुड़ता है तो वो भारत के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। और पीएम ने विकसित भारत अभियान में सभी देशवासियों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जिक्र किया। पीएम ने बीएपीएस कार्यकरों से आह्वान किया कि हर साल किसी एक विषय को निर्धारित करके उस पर काम किया जाए। एक कॉमन पर्पस से जुड़े लाखों कार्यकर्ता देश की, समाज की बड़ी ताकत बनते हैं। और इसलिए आज जब देश विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तब स्वाभाविक रूप से
जन जन का एक साथ आना और कुछ बड़ा कर दिखाने की भावना हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो, नेचुरल फार्मिंग हो या पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, बेटियों की शिक्षा हो या आदिवासी कल्याण का विषय हो, देश के लोग आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए बीएपीएस कार्यकर महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। हजारों कलाकारों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियां भी महोत्सव में शरीक हुईं। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जरूरतों के समय अपने सेवा भाव के लिए बीएपीएस कार्यकरों को जाना जाता है। कार्यक्रम में बीएपीएस से जुड़े हजारों लोग और कार्यकर भी शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से महाविकास अघाड़ी अभी तक अपनी हार पचा नहीं पा रही है। नए विधायकों का आज विधानसभा में शपथ ग्रहण हुआ तो विपक्षी दलों के नेताओं ने शपथ ग्रहण का विरोध किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने विपक्षी पहल का बहिष्कार किया। अघाड़ी के नेताओं ने फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर महायुति के नेताओं ने जमकर पलटवार किया। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शनिवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे थे। इस बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र के शुरुआत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली। विपक्ष के वॉकआउट पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तंज कसते हुए कहा कि वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो चुनाव आयोग के सामने उन्हें जाना चाहिए। जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं। चुनाव हुआ है, लोगों ने वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। वहीं महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए शनिवार को शपथ नहीं लेने का फैसला किया। हालांकि शपथ को लेकर विपक्ष में ही फूट दिखाई दी। सपा के दोनों विधायकों ने शपथ ली। समाजवादी पार्टी ने शपथ न लेने को लेकर कहा कि उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। हम सुबह सभागृह में आए, जो प्रथा परंपरा है उस हिसाब से हम बैठे। मैंने अपना क्रमांक देखा कि कब मुझे शपथ लेनी है। मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि आज हमने शपथ नहीं लेनी है। अगर महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होती, कोई चीज़ तय होती तो हम उसका पालन करते, पर क्योंकि कोई सूचना नहीं थी तो हमने प्रथा और परंपरा के हिसाब से शपथ ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महाराष्ट्र में अब सरकार का गठन भी हो चुका और अघाड़ी अपनी हार स्वीकार नहीं करती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अभी सरकार बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गए तो हार नहीं मानता है, तो उसका तो मेरा पास कोई इलाज तो है ही नहीं। हार जीत तो जनता फैसला करता है। तो कांग्रेस हार नहीं मानता है। 99 सीट्स लेकर के पार्लियामेंट में वो सोचते हैं और कहते हैं कि वो जीत गई है, तो उसको हम क्या इलाज कर सकते हैं बताइए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सरकार का गठन किया है। करारी हार के बाद विपक्ष ने ईवीएम का राग छेड़ दिया है। अघाड़ी ने आज नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के समय सदन से वॉकआउट कर जनता के जनादेश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरह से ये संविधान पर भी वार माना जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में आपसी खींचतान एक बार फिर से सतह पर आ गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कही है। ममता के इस कदम का इंडिया अलायंस के कुछ दलों का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है, तो वहीं कई सहयोगी दल भी असहज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ममता की इस बात को खारिज किया है तो बीजेपी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने जो इंडी अलायंस बनाया था, उसमें एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू होता दिखाई दे रहा है। इंडी अलायंस बनने के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार चुका है।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की बात कहकर न सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि गठबंधन के अंदर मची खींचतान को भी बाहर ला दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन ठीक नहीं कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी। ममता बनर्जी के इस रुख को समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो इंडी अलायंस के कई दल ममता बनर्जी के इस कदम से असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी अभी भी ममता के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, तो कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व को खारिज ही कर दिया है। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का। द इंडिया ब्लॉक पार्टीज मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट इन ईच अदर। कांग्रेस पार्टी हैज अ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी। अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे। इस मामले पर भाजपा ने भी कहा है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में हमेशा से नेतृत्व करने की होड़ रही है और ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कांग्रेस को, जनता छोड़िए इंडी अलायंस के नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बना इंडी अलायंस लगातार चुनावी हार के बाद बिखराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते देश में विपक्षी पार्टियों की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने कामकाज गिनाने का काम किया तो भाजपा ने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी पर जनता से किए गए वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर 1 साल पूरा करने पर जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां रेवंत रेड्डी सरकार के कामकाज और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद के सरूर नगर में 6 झूठ और 66 असफल वादे नाम से एक जनसभा की और कांग्रेस सरकार के 1 साल के शासन की विफलताओं को उजागर किया। वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ ही राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना की जनता से जो तमाम वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, उनका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे 1 साल में कांग्रेस पार्टी ने जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चल रही है, इसके अन्याय को, इसके धोखा को, झूठ और फरेब पर बनी हुई सरकार को बेनकाब करने का भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। तेलंगाना की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो तेलंगाना की आवाज बन करके तेलंगाना को स्थायी रूप से विकास की ओर ले जाने में कृत संकल्प है और आगे बढ़ाएगी। वोट लेके सत्ता में आने के बाद आज कोई वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता के तरफ से आज सवाल कर रहे। तेलंगाना आज डिस्ट्रॉय हो रहे। तेलंगाना इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। कोई ना वेलफेयर एक्टिविटी, ना डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कोई भी आज कर नहीं सक रहे, ये स्थिति है। उधर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी कांग्रेस सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को सभी मोर्चों पर बुरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय जनता से 420 से अधिक वायदे किए थे। जब तक कांग्रेस उन्हें पूरा नहीं करती, हम सवाल पूछते रहेंगे। The Congress government has completed its first year today, and it has been an abysmal failure on all fronts. It's been a disaster.
from the people's perspective. More than 420 promises have been given by Congress party. We will continue to hold them accountable. वहीं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने 1 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक फैसला लेने का दावा कर रही है, लेकिन तेलंगाना की दोनों प्रमुख पार्टियों के द्वारा आलोचना करने के बाद रेवंत रेड्डी की सरकार पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में 6,200 करोड़ से अधिक की लागत की 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया और बंग रिपोशी से बालासोर तक रेल कार्यों का जायजा लिया। शनिवार को ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पहली परियोजना बांगिरी पोसी गुरु माहिशानी नई रेल लाइन है। इसके निर्माण पर 2,549 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 86 किलोमीटर है। इससे मयूरभंज में विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत बूढ़ा मरा चाकुलिया के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर लगभग 1,639 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह परियोजना ओडिशा के मयूरभंज और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले को कवर करेगी। तीसरी परियोजना के तहत बादाम पहाड़ केंदू झारगढ़ के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। 82 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को बनाने में 2,106 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेल लाइन से मयूरभंज और क्योंझर जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कनेक्टिविटी यहाँ के सिमलीपाल जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को हेरिटेज का बायो रिजर्व है उसके लिए, और बहुत अच्छे यहाँ पे पवित्र मंदिर है और बहुत हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए था, वैसे तीनों प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए, सैंक्शन किए और आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका भूमि पूजन किया। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर 3 मीटर चौड़े नए फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके निर्माण की मंजूरी फरवरी 2024 में दी गई थी और महज 10 महीनों में इसे पूरा कर लिया गया। बालेश्वर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है। यह स्टेशन वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज, एस्केलेटर, लिफ्ट, बड़ी पार्किंग, वाईफाई, अग्निशमन यंत्र, सोलर पैनल समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां दिव्यांगजनों की सुविधाओं का अलग से ध्यान रखा गया है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस दूसरे द्वार का उद्घाटन किया और इस द्वार के खुल जाने से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में काफी सुधार होगा। इससे जहां ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास होगा, तो वहीं विश्व स्तरीय रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में भी एक अहम पड़ाव साबित होगा। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के निमंत्रण पर दोहा फोरम में भाग लेने के लिए कतर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने शनिवार को कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए चल रहे प्रयासों पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही गाजा, सीरिया और क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कतर दौरे के दौरान शनिवार को साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मुलाकात की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात के दौरान भूमध्य सागर क्षेत्र में विकास के साथ साथ द्विपक्षीय साझेदारी के बारे में भी चर्चा की। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को दोहा में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ बी ब्रेंडे से भी मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर सकारात्मक चर्चा हुई। राजधानी नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम और दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस साझेदारी के जरिए दोनों ही संगठनों का समाज के पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदायों का वित्तीय समावेशन लक्ष्य है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले और NMDFC की CMD डॉक्टर आभा रानी सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। मैं मानता हूं कि ये डिक्की और NMDFC के बीच में जो MOU साइन हुआ है, ये बहुत बड़ा पहल है और मोदी जी का जो एक साथ रहने का, हम लोग एकजुट रह करके रहने का जो नारा लगाया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारा को आगे ले जाने का ये बहुत अच्छा पहल है। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा विकास योजनाएं हैं। अल्पसंख्यक के लिए जो काम भारत सरकार जो करते हैं और अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से जो काम होते हैं, किसी देश में उसका बराबर कहीं काम नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि भारत देश में यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोल के नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी लोगों के लिए तो स्पेशल यहाँ ध्यान दिया जाता है। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के EVM को लेकर आरोपों पर किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस यदि चुनाव नतीजों को मानना ही नहीं चाहती तो कोई क्या कर सकता है। अभी सरकार बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गई तो हार नहीं मानता है तो उसका तो मेरा पास कोई इलाज तो है ही नहीं। हार जीत तो जनता फैसला करता है, तो कांग्रेस हार नहीं मानता है। 99 सीट्स लेकर के पार्लियामेंट में सोचते हैं और कहते हैं कि वो जीत गई है, तो उसको हम क्या इलाज कर सकते हैं बताइए। UPI की सफलता ने पूरी दुनिया को वित्तीय समावेशन का एक नया मॉडल दिया है। DPI के इस्तेमाल से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा मिला है। ओपन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में UPI की सुविधा शुरू होने से उन लोगों को आसानी से कर्ज लेने में मदद मिली है जो कि इसके दायरे से बाहर थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में शुरू होने के बाद भारत में UPI से 30 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े और 5 करोड़ से ज़्यादा कारोबारियों को इसका फ़ायदा मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा के लिए ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद भाजपा विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा करने में सफल नहीं रही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। 10 साल के बाद ये शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार भाजपा ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना सहित कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कल से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने जा रही है। ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान हैं। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और उत्तराखंड में इस साल 4 धामों के लिए रविवार से शीतकालीन यात्रा शुरू हो रही है, यानी श्रद्धालु अब चारों धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचे, जहां से रविवार को शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा के जरिए उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ेगा।
शीतकालीन यात्रा हमारे लिए एक बहुत गेम चेंजर साबित होगी आने वाले समय में, क्योंकि लगभग 5 महीने 6 महीने का हमारा यात्रा काल रहता है चार धाम यात्रा का। और उसके बाद भी हमारे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर लोग आ सकते हैं। पर्यावरण है, यहाँ की आबो हवा है, हमारे होम स्टे होटल, हमारे सभी लोग उनका स्वागत करेंगे, उत्तराखंड वासी स्वागत करेंगे। और उनके लिए भी चूँकि एक अच्छा अनुभव होगा, जहाँ अभी इस समय में हमारे सभी व्यवस्थाएं पहले से हैं, तो उन व्यवस्थाओं को हम फिर से एक बार रिव्यू करके और अच्छा करेंगे, जिसकी शीतकाल में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रेलवे स्टेशन के सामने बनी एक मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। दरअसल ये संपत्ति पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली के पिता रुस्तम अली के नाम पर दर्ज थी। 1918 से इस जमीन पर कब्जा कर इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्शाकर मस्जिद बनाई गई है। इसकी जांच के बाद गृह मंत्रालय ने इसे शत्रु संपत्ति घोषित किया है। वहीं इस मस्जिद को लेकर हिंदू शक्ति संगठन के द्वारा पिछले 1.5 साल से मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई थी। हाल ही में जांच के बाद आए नए आदेश के अनुसार ये जमीन बंटवारे के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए सज्जाद अली पुत्र रुस्तम अली खान के नाम पर दर्ज है। सज्जाद अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के भाई हैं, जिनकी संपत्ति को पाकिस्तान जाने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। मगर किन्हीं कारणों से इस पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तभी से ये जमीन मुस्लिम पक्ष के कब्जे में चल रही है। पिछले 1.5 साल से जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा पूरे मामले की जांच की गई है। जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने बताया है कि जमीन की जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट शत्रु संपत्ति कार्यालय दिल्ली भेजी गई। शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इसे शत्रु संपत्ति घोषित किया है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता संजय अरोड़ा का आरोप है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास हुए मस्जिद पर निर्माण कार्य कराया गया है। ये एक 930 खसरा नंबर था, जो कि 8 बिस्वा का है, और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय, जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। हमने जो है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया था कि रेलवे स्टेशन के सामने जो संपत्ति है, जिस पर मस्जिद है और 4 दुकानें हैं, उसमें निर्माण चल रहा था। तो उनको रोकने के लिए हमने कहा था कि ये शत्रु संपत्ति है और इसकी जांच कराई जाए, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने जो है इस पर रिपोर्ट दी थी कि निष्क्रांत संपत्ति है। तो उस निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को फिर कहा और संगठन द्वारा प्रदर्शन वगैरह किए गए। तो उस पर जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र जो है शत्रु संपत्ति अधिरक्षक, जो गृह मंत्रालय का है, उससे जांच के लिए लिखा। इधर हमने भी उप सचिव को लिखा, जो गृह मंत्रालय के उप सचिव हैं शत्रु संपत्ति के। तो उन्होंने इस पर जांच कराई, इसमें सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद ये संपत्ति शत्रु संपत्ति ही निकली। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा में अगर इंदिरा गांधी नजर आएंगी तो देश को इमरजेंसी भी याद आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को 1984 के सिख दंगे भी याद आएंगे। इमरजेंसी याद आएगी। देश के संविधान को कैसे तोड़ा था, कैसे लोकतांत्रिक संस्थानों का गला घोटा था, कैसे देश को जेल बनाया था, वो याद आएंगी। तो 1984 भी याद आएगा। श्री हरमंदिर साहब पर टैंक भी याद आएंगे और देश के लगभग 52 शहरों को कांग्रेस के वर्करों द्वारा जिंदा सिखों को जलाकर शमशान बनाना भी याद आएगा। एक काला इतिहास कांग्रेस और गांधी परिवार का रहा है। हमेशा ही गांधी परिवार भारत के इंस्टीट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करता रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित
BAPS कार्यकर सुवर्ण महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि वो भी संगठन के सदस्य हैं और उन्होंने संस्थान में हर स्तर पर कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं भी संगठन का व्यक्ति रहा हूं। एक छोटे से बूथ अध्यक्ष से लेकर मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैंने काम किया है। और भारत ने 2200 मीट्रिक टन चावल की एक खेप म्यांमार को भेजी है। और इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में चेन्नई बंदरगाह से म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी जा रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को विजयवाड़ा के बाहरी इलाके पोरांकी में ऊर्जा वीर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना है जो ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान करते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य को गहरे बिजली संकट की ओर धकेल दिया है। उन्होंने राज्य में जल्द ही एक ऊर्जा विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 1 लाख ऊर्जा वीर तैयार करना है, जिसके तहत 1 हफ्ते के अंदर ही 12,000 लोगों ने ऊर्जा वीर के रूप में अपना नामांकन कराया है। यूपी में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक की। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान के साथ होगा। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती और परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक आवास उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-ऑटो के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में महाकुंभ को सफल बनाने के लिए प्रदेश पुलिस की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका भी श्रेय जाता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ के आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करने के लिए 2019 में जो मानक गढ़े थे उसकी सर्वत्र सराहना हुई। और वहीं केंद्र सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में संथाल समाज में प्रचलित संथाली भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले हफ्ते से दूरदर्शन पर सप्ताह में एक दिन संथाली भाषा में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। संथाली भाषा संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा है। ये भारत के कई राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, बंगाल में बोली जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए दूरदर्शन में हफ्ते में, वीक में एक बार संथाली भाषा में न्यूज़ का कार्यक्रम अगले हफ्ते से आरंभ होगा, जो कि बहुत बड़ा एक लंबे समय से आदिवासी भाषा को, संथाली भाषा को एक समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारते ही विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में दरार पड़नी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने शिवसेना द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर असंतोष व्यक्त किया और शनिवार को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र अध्यक्ष ने
सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पार्टी ने शिवसेना यूबीटी नेता द्वारा की गई टिप्पणी के कारण राज्य में गठबंधन छोड़ दिया है। आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ थी, है और हमेशा रहेगी। सपा ने शिवसेना यूबीटी के कारण महाविकास अघाड़ी छोड़ी है। आजमी शिवसेना यूबीटी द्वारा की गई उस टिप्पणी का संदर्भ दे रहे थे जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी और बाबा साहेब ठाकरे की तस्वीर पोस्ट की गई थी। इससे पहले आजमी ने एमवीए नेताओं के प्रति असंतोष भी व्यक्त किया था। इस दौरान अबू आजमी ने कहा कि उद्धव सेना कहते थे कि वे धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस, शरद पवार, सपा के साथ गठबंधन किया है। अब जब वे हार गए हैं तो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और वही बातें कह रहे हैं जो वे पहले कहते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया है कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में 387.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। जांच एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में हरिशंकर टिब्रेवाल से संबंधित मॉरिशस स्थित कंपनी मेजर्स तानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से किए गए निवेश और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर है। महादेव ऑनलाइन बुकिंग बेटिंग ऐप एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक जाल के माध्यम से धन शोधन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है। ईडी की जांच में 19.36 करोड़ रुपए की नकदी और 16.68 करोड़ रुपए की कीमती वस्तुओं को भी जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों के रूप में 1729.17 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है। इससे पहले भी इस मामले में 142.86 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के लिए 2 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में लगभग 2295.61 करोड़ रुपए की कुल अवैध संपत्ति को या तो जब्त, फ्रीज या अटैच किया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर के विशेष न्यायालय यानी कि पीएमएलए के समक्ष 4 अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं। इससे पहले ईडी की जांच में महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप द्वारा संचालित विभिन्न खेलों में अवैध सट्टेबाजी के विशाल नेटवर्क का पता चला था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कोटा स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की। इसके साथ ही अधिकारियों को समस्या के समाधान करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर उनके साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ निश्चित योजनाओं की समीक्षा की है जिसमें अलग अलग कई योजनाएं शामिल थीं। डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ कैसे विदिशा जिले को मिले। उन्होंने कहा कि रोजगार मूलक योजनाओं से लेकर लखपति दीदी अभियान से विदिशा जिले की बहनें जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हम प्राथमिकता तय करेंगे कि जिले के लिए कौन से काम जरूरी हैं। डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकतम योजनाओं का लाभ कैसे विदिशा जिले को मिले। रोजगार मूलक योजनाएं जैसे लखपति दीदी अभियान, उसमें काफी प्रगति विदिशा जिले ने की है। बहनें अनेक तरह की रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी 1 लाख से ज़्यादा साल में कर रही हैं। उनमें और कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी जा सकती है, इस पर विचार विमर्श किया। और दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में सभी लोग रैंप वॉक पर कुछ हस्तियों को देखकर अचानक चौंक गए। रैंप वॉक के लिए कोई मॉडल नहीं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। साथ में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी
स्टाइलिश तरीके से रैंप पर चलते हुए नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां एक तरफ क्रीम कलर का फैशनेबल कोट पहना था तो गले में लाल कलर का मफलर था। वहीं सुकांत मजूमदार भी क्रीम कलर के कोट में थे और गले में रेड कलर का पीस डाला हुआ था। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी समृद्धि के 8 रूप कहा जाता है, जो भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजन में पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का इस भव्य आयोजन में देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है और उत्तर पूर्व भारत की बेहद खूबसूरत झलक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उत्तर पूर्व भारत के जीवंत रंगों और गतिशील संगीत से गूंज उठा है दिल्ली का भारत मंडपम, जहां आयोजन किया जा रहा है पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को प्रदर्शित किया गया है। 3 दिवसीय महोत्सव क्षेत्र के जीवंत कपड़ा उद्योग, कारीगरी और जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच प्रदान कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जीआई प्रोडक्ट तो हैं, बट वो फाइल्ड हैं या भी रजिस्टर नहीं हुए। रजिस्टर करने से क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका देश और प्रदेश दोनों में वैल्यू बढ़ता है। उसके वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, वो जो लोग काम करते हैं उनके इनकम में बढ़ोतरी होती है। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर के कारीगरों और खरीदारों के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। ये निवेशकों को कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों और उद्यमियों से मिलने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये जो स्टॉल देख रहे हैं आप, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटर है, ये फैब्रिक एरी है और जो मोटिव्स है वो हमारा असमीज ट्रेडिशनल मोटिव्स है। एंड हमारा मेन मोटिव टू प्रमोट एरी एंड द डिज़ाइंस ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट। ये मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं आसाम का, तो ये ट्रेडिशनल कलर से किया जाता है इस पेंटिंग को, और ये आपका पैर की छाल में किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के उत्पाद आज दुनिया के हर बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में मिलने वाला मोगा और एरी सिल्क कैसे बनाया जाता है, ये भी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। मोगा सिल्क, इसका जीआई भी मिला हुआ है और ये आसाम में सिर्फ, पूरे दुनिया में सिर्फ आसाम में ही बनता है। इसका प्रोसेस शुरू होता है, ये बेसिकली वाइल्ड सिल्क है, ये बनिया सिल्क बोलते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है, ये पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। ये आपका जो बटरफ्लाई है, ये कोकन से बटरफ्लाई बनने के बाद इसका जो एग्स हैं, एग से हमारा ये कैटरपिलर निकलते हैं। हम लोग का लोकल रेपर ना गल्ला, इसे गल्ला कहते हैं, और ये भी दिस वन आल्सो गल्ला, और ये कोड है जो हम लोग का लोकल हैंडमेड है। यकीनन ये महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी के उद्यमशीलता, क्षमता और वैश्विक पहुंच के माध्यम से क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण का परिणाम है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का 83वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को पूरा करती है और उसे जीवंत बनाती है। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिसकी महत्वपूर्ण शुरुआत हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने की थी, और हिंदी भाषा हमारे सबके हृदय में है। राष्ट्रभाषा, और इस भाषाओं के जरिए हम देश को बापूजी की दिए हुए मार्गदर्शन से, आदर्श से, मूल्यों से हमने जोड़ने का काम किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जबरदस्त हमला बोला है। मायावती ने साफ साफ कहा है कि दोनों दल संभल में मुस्लिम समाज के तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रही है। मायावती ने पूछा है कि कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है। संसद में
विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया। वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आर्क बिशप जॉर्ज कुआकट को परम पावन पोप फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल बनाने जाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आर्क बिशप जॉर्ज कुआकट को परम पावन पोप फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल बनाया जाएगा। भारत सरकार ने इस समारोह को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। समारोह से पहले भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने परम पावन पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी होने के साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। CSR के तहत सिंगरौली में स्थापित 3 अस्पताल NCL कर्मियों सहित आसपास के ग्रामीणों के लिए भी वरदान बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सुदूर सिंगरौली के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प बनकर उभरा है। कोयला खदानों से सटे इस बीहड़ इलाके में NSC जयंत, अटल अस्पताल बीना, केंद्रीय अस्पताल सिंगरौली और 9 डिस्पेंसरीज हैं। इन अस्पतालों में 98 डॉक्टर, 141 पैरामेडिकल स्टाफ और 39 फार्मासिस्ट मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी और ICU सेवाएं निरंतर चलती हैं। सिंगरौली सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके के लोग भी यहां स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। 250 किलोमीटर के इलाके में NCL के स्थापित अस्पताल तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मरीजों को देखते हैं। इस पूरे एरिया का ये एकमात्र ऐसा अस्पताल है 200 किलोमीटर रेडियस में जहाँ पे हम सारी स्पेशलिटी सर्विस को मरीजों को प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट पेशेंट्स रहते हैं, उन सबको हम यहाँ पे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है सब मिला के 15 से 16 लाख पॉपुलेशन को हम यहाँ पे केटर करते हैं। सिंगरौली में कोयला खदानों के बीच NSC जयंत अस्पताल 150 बेड का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यह अस्पताल मध्य प्रदेश के सिद्धि, रीवा और यूपी के सोनभद्र जिले के लोगों के लिए जीवन की नई आशा बनकर उभरा है। यहाँ 45 डॉक्टर, 131 पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस NSC के मरीजों की जिंदगी में रंग बिखेर रहे हैं। यहाँ मुझे नया जिंदगी मिल गया, नहीं मेरा जिंदगी बचने वाला नहीं था, मैं तो हार गया था, मगर डॉक्टर लोग मुझे बचा लिए। फिर डॉक्टर लोग हमको अच्छे से दवा कर दिए, खाना पीना भी, ओढ़ना कपड़ा सब देते हैं। पैसा हमको नहीं लगा 1 रुपया भी नहीं।
NSC जयंत अस्पताल में वंचित तबके के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी स्थापित है, जहां सस्ते दाम में दवाइयां मिलती हैं। अस्पताल में कम खर्च पर इलाज मुमकिन होता है। NCL देश में कोयला उत्पादन की रीढ़ है, तो वहीं CSR के तहत बनाए गए ये अस्पताल गरीब कमजोर तबके के लिए लाइफलाइन है। सिंगरौली के इस तमाम इलाकों में 200 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है और ऐसे में मरीजों को निर्भर रहना पड़ता है NCL के इस हॉस्पिटल में, जो उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों का इलाज कर रही है और न सिर्फ सिंगरौली बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ तक कि सोनभद्र यूपी के इलाके से भी लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो मेडिकल के लिए यहाँ पर एक लाइफलाइन बनकर ये हॉस्पिटल जो है वो उभर रहा है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, सिंगरौली। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नॉर्थ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। शक्तिकांत दास पिछले 6 साल से आरबीआई के गवर्नर हैं और उनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी का पता लगाने और मृत्यु दर की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के पंचकुला से शुरू इस अभियान से 100 दिनों तक विशेष कार्य योजना के माध्यम से टीबी उन्मूलन के प्रयास किए जाएंगे। टीबी के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में इसका शुभारंभ किया। पहल का लक्ष्य टीबी के मामलों और मृत्यु दर में कमी लाना है। यह 100 दिनों का एक केंद्रित अभियान होगा और इसका उद्देश्य देश भर के 347 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में टीबी रोगियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार करना होगा। हम लोगों ने 347 जिले जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत बनाने में आज का दिन और ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी उन्मूलन की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए प्रयासों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों की 2030 की समय सीमा से बहुत पहले टीबी को समाप्त करने का विजन रखा है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने टीबी के लिए दवाओं के प्रति संवेदनशील दैनिक उपचार की शुरुआत की है, जिसमें एक नया छोटा और अधिक प्रभावी उपचार शामिल है, जिससे टीबी के इलाज की सफलता दर 87% तक बढ़ गई है। 1.17 करोड़ से अधिक टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 3,338 करोड़ रुपए की निक्षय सहायता प्रदान की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अभियान की शुभारंभ को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने एक्स पर कहा कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो गई है, बहुआयामी तरीके से टीबी से लड़ रहा है। मरीजों को सहायता दोगुनी करना, जन भागीदारी, नए औषधियां, तकनीक और बेहतर निदान उपकरणों का उपयोग। पीएम ने लोगों से अपील की है कि सब एक साथ आएं और टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। टीबी के खिलाफ जागरूकता और ठोस उपचार रणनीति का परिणाम है कि भारत में टीबी की कमी की दर 2015 में 8.3% से दोगुनी होकर वर्तमान समय में 17.7% हो गई है, जो वैश्विक औसत से बहुत आगे है। भारत में टीबी के कारण होने वाली मौतों में भी पिछले 10 वर्षों में 21.4% की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आरबीआई द्वारा साझा किए गए ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 29 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.51 बिलियन बढ़कर $658.09 बिलियन हो गया। इससे पिछले हफ्ते 22 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $656.58 बिलियन था। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में $22 मिलियन की वृद्धि हुई है, जो अब कुल
बिलियन डॉलर है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति भी $22 मिलियन बढ़कर $4.25 बिलियन पर पहुंच गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 128 रन बना लिए हैं। भारत अब भी 29 रन पीछे है। और वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 337 रन बनाकर आउट हुई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 157 रन की बढ़त हासिल की। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 140 रन बनाए। वहीं मार्नस लाबुशेन ने 64 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लिए। भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे। भारत टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। सतीश कुमार करुणाकरन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत के साथ ही गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में सतीश का सामना चीन के वांग झेंग से होगा। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली है। महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में अनमोल खरब ने अपने हमवतन खिलाड़ी मानसी सिंह को हराया। खिताबी मैच में अनमोल का सामना चीन की येन येन काई के साथ होगा। और भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स में प्रवेश कर लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को 21-14, 21-14 से हराया। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। और वहीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लेरेन के बीच 10वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। यह प्रतियोगिता में लगातार 7वां ड्रॉ है। इस दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 5-5 अंक हैं। 32 वर्षीय लेरेन ने शुरुआती गेम जीता था, जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरे गेम में विजयी रहे थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वो विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान से हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गया। वहीं पूर्व विजेता जापान के खिलाफ सबसे अधिक 15 गोल करने के बावजूद भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के तीसरे मैच में हार गया। जापान के खिलाफ 48-15 के अंतर से मिली हार के बाद अब भारत को 5 से 8वें स्थान के ब्रैकेट में प्रतिस्पर्धा करेगा। भारत पहली बार 3 से 10 दिसंबर तक इंदिरा गांधी एरेना नई दिल्ली में विश्व हैंडबॉल लीग द्वारा पेश की जा रही और एशियाई हैंडबॉल महासंघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत 5 से 8वें स्थान के सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा, जिसमें विजेता का सामना प्लेसमेंट फाइनल में चीन या हांगकांग से होगा। इस बीच मुख्य ब्रैकेट में दक्षिण कोरिया ईरान से भिड़ेगा, जबकि कजाकिस्तान जापान से खेलेगा। सभी सेमीफाइनल मुकाबले 8 दिसंबर को होंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।